दोस्तों, आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 10 द रॉक रॉजर के पार्ट 2 के साथ। वो एक सेकंड ज्यादा रुक गया था। पहलवान आखिरकार उसे टकरा ही गया। वो हेरी की कन्होई से टकराया और हेरी को अपनी बांह टूटती महसूस हुई। वहां की तेज दर्द से खस्त हेरी बारिश में भीगी झाड़ू पर हल्के से एक तरफ खिसका। उसके एक घुटने ने अब भी झाड़ू को जकड़ रखा था, जबकि उसकी दाईं बांह बेकार होकर लटक रही थी। पहलवान ने पलटकर दोबारा हमला करने आया। इस बार उसका लक्ष्य हेरी के चेहरे का कचुम्बर बनाना था। हेरी उसके रास्ते से हट गया। उसके सुन दिमाग में एक विचार दृढ़ता से जम चुका था। मैल्फॉय तक पहुंचो। दर्द और बारिश की धुंध के बीच उसने अपने नीचे चमकते तथा बैंक से मुस्कुराते चेहरे की तरफ गोता लगाया और उसने देखा कि मैल्फॉय की आंख डर के मारे फैल गई थी। उसे लगा कि हेरी उस पर हमला कर रहा है। क्या कर रहे हो? उसने सांस रोकते हुए कहा और हेरी के रास्ते से हट गया। हेरी ने अपने सही सलामत हाथ को अपने झाड़ू पर से हटाया और अंधों की तरह गेंद पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों ठंडी सुनहरी गेंद पर पकड़ बना रही थी, परंतु इस कोशिश में अब वो सिर्फ अपने पैरों से झाड़ू को पकड़े था। जब वो गिरता हुआ धरती की तरफ आ रहा था और होश में बने रहने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भीड़ के चीखने की आवाजें सुनाई दी। कीचड़ उछालते हुए वो धप के साथ गिरा और झाड़ू से लुढ़क गया। उसका चोटग्रस्त हाथ एक बहुत अजीब कोण पर लटका हुआ था। दर्द से कराहते हुए उसने दूर कहीं पर बहुत सी सीटियां और तालियां बजने की आवाज सुनी। उसने अपने सही सलामत हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी गेंद पर ध्यान केंद्रित किया। उसने स्पष्ट से कहा, हम जीत गए। और फिर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके चेहरे पर बारिश की बूंद गिर रही थी। वो अभी पिच पर पड़ा था और कोई उसके ऊपर झुका था। हेरी को उसके चमकते दांत देख रहे थे। अरे नहीं, तुम नहीं, उसने डर से कर्राते हुए कहा। वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। लॉकवर्ड ने अपने और हेरी के चारों तरफ जमा धक्का मारती गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों की चिंतित भीड़ को संबोधित करते हुए जोर से कहा, चिंता मत करो हेरी, मैं तुम्हारे हाथ ठीक कर दूंगा। नहीं, हेरी बोला, इसे ऐसे ही रहने दे। धन्यवाद। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, परंतु दर्द भयानक था। उसने पास से ही आ रही क्लिक की चीट परिचित आवाज सुनी। उसने जोर से कहा, कॉलिन, मैं इस हाल में फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेटे रहो हेरी, लॉकवर्ड ने पुचकारते हुए कहा। ये बहुत आसान मंत्र है। मैं अनगिनत बार इसका प्रयोग कर चुका हूँ। हेरी ने दांत पीसते हुए कहा, आप मुझे सीधे अस्पताल क्यों नहीं जाने देते? उसे सचमुच अस्पताल जाना चाहिए प्रोफेसर, कीचड़ में लथपथ वुड ने कहा, जो मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। हालांकि उसका खोजी जमीन पर घायल पड़ा था। बहुत ही बढ़िया पकड़ा हेरी, सचमुच शानदार। मैं तो कहूंगा कि ये तुम्हारा अब का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अपने चारों तरफ खड़े लोगों के पैरों के बीच से हेरी ने फ्रेड और जॉर्ज विजली को देखा, जो दुष्ट पहलवान को बक्से में बंद करने के लिए उसे जूझ रहे थे। पहलवान अब भी जोरदार संघर्ष कर रहा था। पीछे हट जाओ, लॉकवर्ड ने अपनी गहरी हरी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। नहीं, मत करिए, हेरी ने कमजोरी से कहा, परंतु लॉकवर्ड अपनी छड़ी हिलाने लगे और पल भर में उन्होंने छड़ी हेरी के हाथ पर मोड़ दी। हेरी के कंधे में एक अटपटा और अप्रिय एहसास होना शुरू हुआ, जो फैलकर उसकी उंगलियों तक पहुंचा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ की हवा निकल गई हो। क्या हुआ था, ये देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, परंतु उसके सबसे बुरे डर तब सही साबित हुए जब उसके ऊपर झुके विद्यार्थियों ने जोर से सिसकारी भरी और कॉलिन क्रबी
पागलों की तरह फोटो खींचने लगा। हैरी के हाथ में अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, पर अब उसे अपना हाथ हाथ की तरह महसूस भी नहीं हो रहा था। ओ, लॉकवर्ड बोला, देखो ऐसा भी कई बार होता है, परंतु मुद्दे की बात यह है कि अब हड्डियां टूटी हुई नहीं है। हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हैरी, आप बस उठकर अस्पताल चले जाओ। ओ मिस्टर वीजली, मिस ग्रेंजर, तुम दोनों भी उसके साथ जाओ, और मैडम पॉम्फ्री पल भर में तुम्हारा बाकी का इलाज कर देंगी। जब हैरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे अजीब सी असंतुलन का एहसास हो रहा था। गहरी सांस खींचते हुए उसने अपनी दाईं तरफ देखा। उसने जो देखा उससे वो दोबारा बेहोश होते होते बचा। उसके दुशाले के बाहर जो हाथ लटक रहा था वो मांस के रंग के एक मोटे रबर ग्लव्स की तरह दिख रहा था। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, परंतु हाथ में जरा भी हलचल नहीं हुई। लॉकवर्ड ने हैरी की हड्डियां ठीक नहीं की थी, उसने उन्हें हटा दिया था। मैडम पॉम्फ्री ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। उन्होंने उसे बेजान चीज को पकड़ा जो आधा घंटे पहले एक अच्छी तरह काम करने वाला हाथ था। फिर वे गुस्से से बोली, तुम्हें सीधे मेरे पास आना चाहिए था। मैं 1 सेकंड में हड्डियां जोड़ सकती हूँ, परंतु उन्हें दोबारा बनाना। आप ऐसा कर तो सकती है ना? हैरी ने हताशा से पूछा। क्यों नहीं, मैं कर तो सकती हूँ, परंतु इसमें बहुत दर्द होगा। मैडम पॉम्फ्री ने चेहरा गंभीर बनाकर हैरी की तरफ एक पायजामा उछालते हुए कहा, तुम्हें आज रात को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। जब रॉन ने पायजामा पहनने में हैरी की मदद की तो हरमायनी हैरी के बिस्तर के चारों तरफ लगे पर्दों के बाहर रुकी। बिना हड्डियों वाले रबर जैसे हाथ को आस्तीन में डालते में थोड़ा समय लगा। अब तुम लॉकवर्ड का पक्ष कैसे ले सकती हो हरमायनी, बताओ। हैरी के बेजान उंगलियों को आस्तीन में खींचते हुए रॉन पर्दे के पीछे से बोला। अगर हैरी को हड्डियां निकलवाना होती तो वो उनसे ये बात स्पष्ट रूप से कह देता। किसी से भी गलती हो सकती है, हरमायनी बोली, और अब इसमें दर्द तो नहीं हो रहा है ना हैरी? नहीं, हैरी बोला, परंतु अब इससे कुछ और भी नहीं हो रहा है। जब वो बाहर बिस्तर पर लेटा तो उसका बेजान हाथ एक तरफ लटक रहा था। हरमायनी और मैडम पॉम्फ्री पर्दे के पीछे से आई। मैडम पॉम्फ्री के हाथ में एक बड़ी बोतल थी जिस पर लिखा था अस्थि वर्धक। आज की रात तुम पर भारी पड़ेगी। उन्होंने धुआं उड़ाती बोतल से पूरा गिलास भरकर उसे देते हुए कहा, हड्डियों को दोबारा बनाना बहुत भयानक होता है। यही अस्थिवर्धक को पीने के बारे में सही था। इसे हैरी का मुंह चल गया और दवा के अंदर जाते समय उसका गला भी जल गया, जिससे वो खांसने से और सी करने लगा। खतरनाक खेलों और अयोग्य शिक्षकों के बारे में बड़बड़ाती हुई मैडम पॉम्फ्री वापस चली गई। वे रॉन तथा हरमायनी को हैरी के पास छोड़ गई ताकि वे पानी पीने में हैरी की मदद कर सके। जो भी हो, हम जीत गए, रॉन बोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। तुमने क्या खूब पकड़ा। मैल्फॉय का चेहरा देखने लायक था। वो तो जैसे हत्या करने पर उतारू हो रहा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने पहलवान पर जादू कैसे किया था, हरमायनी ने उदास स्वर से कहा। हम इसे उन सवालों की सूची में जोड़ लेते हैं जो हम उससे बेस बदल काढ़ा पीने के बाद पूछेंगे, हैरी ने अपने तकिए पर टीकते हुए कहा। मुझे आशा है कि उसका स्वाद इस दवा से तो बेहतर होगा। अगर उसमें नाग शक्ति के विद्यार्थियों की कोई चीज होगी तो वो इससे बेहतर कैसे हो सकता है? तुम शायद मजाक कर रहे हो, रॉन बोला। उसी समय अस्पताल के वार्ड का दरवाजा खुला। गरुड़ द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी कीचड़ में लथपथ और गीले कपड़ों में ही हैरी को देखने आ गए। अविश्वसनीय उड़ान थी हैरी, चार्ज बोला। मैंने अभी अभी मार्क्स डीन को मैल्फॉय पर चिल्लाते सुना है। वो मैल्फॉय को डांट रहा था कि सुनहरी गेंद उसके सीट के ठीक ऊपर थी, परंतु वो उसे नहीं देख पाया। मैल्फॉय बहुत खुश नजर नहीं आ रहा था। वे अपने साथ क्रेग,
मिठाइयाँ और कद्दू के जूस की बोतलें लाए थे। वे हैरी के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। अभी वे अच्छी खासी पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मैडम पॉम्फ्रे वहां धड़धड़ाती हुई आई और चिल्लाई, इस बच्चे को आराम की जरूरत है। इसकी 33 हड्डियां दोबारा उगना है। बाहर जाओ, बाहर। और हैरी अब अकेला रह गया। बेजान हाथ में ठीस मारते दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए अब कुछ नहीं था। घंटों बाद हैरी धूप अंधेरे में अचानक जागा और उसके मुंह से दर्द भरी हल्की चीख निकली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में बड़े बड़े फोड़े हो गए हो। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो शायद दर्द के कारण जग गया। फिर दहशत के रोमांच में उसे ये एहसास हुआ कि कोई अंधेरे में उसके माथे को गीले स्पॉन्ज से साफ कर रहा था। दूर हटो, उसने जोर से कहा। फिर वो पहचानते हुए बोला, डॉबी। घरेलू जीन की बाहर निकलती टेनिस की गेंद जैसी आंखें अंधेरे में हैरी को ताक रही थी। उसकी लंबी नुकीली नाक पर एक आंसू बह रहा था। हैरी पॉटर वापस स्कूल आया। वो दुखी आवाज में फुसफुसाया। डॉबी ने हैरी पॉटर को चेतावनी दी थी, बार बार दी थी। ओ सर, आपने डॉबी की बात क्यों नहीं मानी? जब हैरी पॉटर को ट्रेन छूट गई थी तो हैरी पॉटर वापस घर क्यों नहीं गया? हैरी जैसे तैसे अपने तकिए से टिक कर बैठा और डॉबी के स्पंज को दूर हटाया। उसने पूछा, तुम मियाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरी ट्रेन छूट गई थी? डॉबी के हाथ थरथराए और हैरी को अचानक शक हो गया। उसने धीमे से कहा, तो वो काम तुमने किया था। तुमने बैरियर को बंद कर दिया था ताकि हम उससे निकल ना पाए। बिल्कुल सही कहा सर। डॉबी अपने सिर को तेजी से हिलाते हुए बोला। उसके झूलते हुए कान हिल रहे थे। डॉबी छुपा हुआ था और जैसे ही उसने हैरी पॉटर को देखा, उसने गेट बंद कर दिया। इसके लिए डॉबी ने खुद को सजा दी। उसने अपने हाथ प्रेस से चला दिया। डॉबी ने हैरी को पट्टी बंधी 10 लंबी उंगलियां दिखाई, परंतु डॉबी को परवाह नहीं थी सर, क्योंकि उसने सोचा कि हैरी पॉटर सुरक्षित था। डॉबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हैरी पॉटर दूसरे तरीके से स्कूल पहुंच जाएगा। वो आगे पीछे झूल रहा था और अपना बदसूरत सिर हिला रहा था। डॉबी ने जब सुना कि हैरी पॉटर वापस हॉगवर्ट्स पहुंच गया तो डॉबी को इतना सदमा लगा कि उसने अपने मालिक का डिनर जला दिया। डॉबी को इतने कोड़े पड़ने लगे जितने उसे पहले कभी नहीं खाए। हैरी वापस अपने तकिए पर निडोल हो गया। फिर वो गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से मिया और रॉन स्कूल से निकलते निकलते बची। इससे पहले कि मेरी हड्डियां दोबारा बन जाए तुम यहाँ से चले जाओ डॉबी, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। डॉबी हल्के से हंसा। डॉबी को मौत की धमकियां सुनने की आदत है सर। डॉबी घर पर दिन में 5 बार ऐसी धमकियां सुनता है। उसने अपनी नाक उस गंदे तकिए से कबर के कोने से पोंछी जिसे वो पहने था। वो इतना दयनीय लग रहा था कि ना चाहते हुए भी हैरी का गुस्सा ठंडा लगने लगा। तुम ये चीज क्यों पहने हो डॉबी? उसने जिज्ञासा से पूछा। ये सर, डॉबी ने अपने तकिए के कबर को झटका देते हुए पूछा। ये घरेलू जीन की गुलामी का निशान है सर। डॉबी तभी आजाद हो सकता है जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा। परिवार इस बारे में इतना सावधान रहता है कि डॉबी को एक मोजा तक नहीं दिया जाए सर, क्योंकि तब वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। डॉबी ने अपनी बाहर निकली आंखें पोंछी और अचानक बोला, हैरी पॉटर को घर जाना चाहिए। डॉबी ने सोचा था कि उसका पहलवान ये काम कर देगा। तुम्हारा पहलवान? हैरी ने कहा। अब उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा पहलवान? तुमने उस पहलवान से मुझे मारने की कोशिश की थी? मारने की नहीं सर, डॉबी आपको कैसे मार सकता है?
डॉबी ने सदमे में आते हुए कहा, डॉबी हैरी पॉटर की जान बचाना चाहता है। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हैरी पॉटर बुरी तरह घायल होकर घर वापस चला जाए सर। डॉबी हैरी पॉटर को सिर्फ इतना घायल करना चाहता था कि उसे घर भेज दिया जाए। अच्छा, बस इतना ही चाहते थे? हैरी ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करके घर क्यों भेजना चाहते हो? ओ, अगर हैरी पॉटर को पता होता, डॉबी कहराते हुए बोला। उसके फटे हुए तकिए के कबर पर और आंसू टपकने लगे। अगर उसे पता होता कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जादुई दुनिया के हम जैसे दबे कुचले शोषित दमित जीवों के लिए वो कितना मायने रखता है। डॉबी को वो समय याद है जब तुम जानते हो कौन का बोलबाला था। सर, हम घरेलू जीनों को तब कीड़े मकीड़े जैसा बर्ताव किया जाता था। जाहिर है डॉबी के साथ अब भी वैसा ही बर्ताव होता है। सर, उसने ये स्वीकार करते हुए तकिए के कबर पर अपना चेहरा सुखाया। परंतु सर, जब से हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन को हराया है, तब से अधिकांश घरेलू जीनों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। हैरी पॉटर बच गया। उस शैतान जादूगर की शक्ति चली गई और एक नई सुबह हुई सर। और हैरी पॉटर हम जैसे लोगों के लिए आशा की किरण बन गया, जो सोचते थे कि अंधेरे दिन कभी खत्म नहीं होंगे सर। परंतु जब हॉगवर्ट्स में भयानक घटना घटने वाली है, शायद इसी समय घट रही है, और डॉबी हैरी पॉटर को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहता, जहाँ इतिहास खुद को दोहराने वाला है, जहाँ रहस्यमय तहखाना एक बार फिर खुलने वाला है। डॉबी दहशत के मारे जम गया। फिर उसने हैरी के बिस्तर के पास रखे टेबल से पानी का जग उठाया और खुद के सिर पर दे मारा। वो नीचे गिर गया। एक सेकंड बाद वो बुदबुदाते हुए बिस्तर पर रेंग कर आया। बुरा डॉबी, बहुत बुरा डॉबी। तो सचमुच यहाँ पर कोई रहस्यमय तहखाना है? हैरी फुसफुसाया। और तुमने कहा कि वो पहले भी खुल चुका है? मुझे पूरी बात बताओ डॉबी। जब डॉबी का हाथ पानी के जग की तरफ रेंगने लगा तो हैरी ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। परंतु मैं तो मगलू परिवार का नहीं हूँ। तहखाने के खुलने से मुझे क्या खतरा हो सकता है? ओ सर, कुछ मत पूछिए। बेचारे डॉबी से कुछ मत पूछिए, घरेलू जीन ने अटकते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में बहुत बड़ी दिख रही। इस जगह पर भयानक घटनाएं करने की साजिश रची गई है, और जब वे होंगी तब हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। हैरी पॉटर को इसमें नहीं उलझना चाहिए सर, ये बहुत खतरनाक है। ये कौन कह रहा है? डॉबी, हैरी ने पूछा। उसने डॉबी की कलाई कसकर पकड़ रखी थी ताकि वो पानी का जग उठाकर एक बार फिर खुद का सिर न फोड़ने लगे। इसे किसने खोला था? इसे पिछली बार किसने खोला था? डॉबी नहीं बता सकता है सर, डॉबी नहीं बता सकता। डॉबी को ये नहीं बताना चाहिए। घरेलू जीन चिल्लाया। घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हैरी ताव में आकर बोला। मेरी बहुत अच्छी दोस्त मगलू है। अगर तहखाना सचमुच खुल चुका है तो जो लोग सबसे पहले शिकार बनेंगे उनमें वो भी होंगी। हैरी पॉटर अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, डॉबी ने कर्राते हुए कहा। उल्लास के मिस्ट्री स्टोर से कहा, इतना महान, इतना बहादुर, परंतु उसे खुद को बचाना चाहिए, हर हाल में बचाना चाहिए। हैरी पॉटर को यह नहीं रहना चाहिए। डॉबी अचानक जम गया। उसके चमगादड़ जैसे कान कांपने लगे। हैरी ने भी आवाज सुन ली। बाहर गलियारे में आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही। डॉबी को जाना होगा, घरेलू जीन ने आतंकित होकर कहा। एक चुटकी बजी और हैरी की मुट्ठी में अब डॉबी की कलाई के बजाय सिर्फ हवा थी। वो फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया।
उसकी आंखें अस्पताल के वार्ड के अंधेरे दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। अगले ही क्षण डंबलडोर दरवाजे के अंदर घुसे। उन्होंने एक लंबा ऊनी ड्रेसिंग गाउन और नाइट कैप पहने रखी थी। वे उस चीज का एक सिरा थामे थे जो मोती की तरह दिख रही थी। एक सेकंड बाद प्रोफेसर मैकगोनागल नजर आई, जो उस मोती के पैर थामे थी। दोनों ने मिलकर उसे एक बिस्तर पर डाल दिया। डंबलडोर फुसफुसाए, मैडम पॉम्फ्री को बुलाओ। और प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी के बिस्तर के पास से तेजी से गुजरते हुए औजोल हो गई। हैरी शांति से लेटा था। वो ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वो सोया हुआ हो। उसने व्यग्रता भरी आवाजें सुनी और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल दोबारा अंदर आई। उनके पीछे मैडम पॉम्फ्री थी, जो अपने नाइट गाउन के ऊपर कार्डिगन पहन रही थी। उसे उनको तेजी से सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? मैडम पॉम्फ्री ने डंबलडोर से फुसफुसाकर पूछा और बिस्तर पर लेटी मोती पर छू गई। एक और हमला हुआ है, डंबलडोर ने कहा। मिनर्वा को ये सीढ़ियों पर मिला। इसके पास ही अंगूरों को एक गुच्छा मिला। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, हमें लगता है कि ये छुपकर या पॉटर से मिलने आ रहा था। हैरी के पेट में अचानक भयानक उथल पुथल मच गई। बहुत धीमी से सावधानी से उसने खुद को सिर्फ कुछ इंच ऊपर उठाया ताकि वो बिस्तर पर लेटे मूर्ति को देख सके। चांद की एक झलकी किरण मूर्ति के घूरते चेहरे पर पड़ी। वो मूर्ति नहीं, कॉलिन क्रीबी था। उसकी आंखें चौड़ी थी और उसके हाथ उसके सामने बंधे हुए थे, जिनसे उसने कैमरा पकड़ रखा था। बेजान किया गया है, मैडम पॉम्फ्री ने फुसफुसाया। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, परंतु मैं तो ये सोचकर कांप उठती हूँ, अगर एल्वर्स गॉर्न चॉकलेट के लिए नीचे सीढ़ियों पर नहीं आए होते तो भगवान जाने क्या होता। वे तीनों कॉलिन को घूरते रहे। फिर डंबलडोर आगे झुके और कॉलिन को सख्त पकड़ से कैमरे को छुड़ा लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उत्सुकता से पूछा, आपको ये तो नहीं लगता कि ये लड़का हमलावर की फोटो लेने में कामयाब हो गया होगा? डंबलडोर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कैमरे का पिछला हिस्सा खोला। उफ, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। कैमरे से धुएं का एक झोंका बाहर निकला। 3 बिस्तर दूर लेटे हैरी को जलते प्लास्टिक की तीखी बदबू आई। पिघल गई, मैडम पॉम्फ्री ने हैरानी से कहा। पूरी रील पिघल गई? इसका क्या मतलब है एल्वर्स? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अधीरता से पूछा। डंबलडोर ने कहा, इसका मतलब है कि रहस्यमयी तहखाना सचमुच खुल चुका है। मैडम पॉम्फ्री ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डंबलडोर को घूरा, परंतु एल्वर्स, निश्चित रूप से किसने? सवाल ये नहीं है कि किसने, डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखें कॉलिन पर टिकी थी। सवाल ये है कि कैसे। हैरी प्रोफेसर मैकगोनागल की छाया में छुपे चेहरे को जितना देख सकता है, उससे वो स्पष्ट था कि उन्हें भी इससे उतना ही समझ में आया था जितना कि उसे आया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।